मित्रों नमस्कार। वरुण आइड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार पढ़ेंगे। मूल अधिकार जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, मूल अधिकार को ही मौलिक अधिकार बोला जाता है। चलिए ठीक है, इससे पहले आप लोग जो भी नए कैंडिडेट हैं, नए विद्यार्थी हैं, नए मित्र हैं, वे लोग अगर पहल देख रहे हैं तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगा तो आपको जानकारी स्वतः प्राप्त हो जाएगी। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार वह अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसको कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब क्वेश्चन है कि इसे किस भाग में शामिल किया गया है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 3 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में वर्णन है इसका। अब आते हैं, यहाँ थर्ड पॉइंट है कि क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऐसे बनता है कि किसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो भाग 3 को कहते हैं मैग्ना कार्टा। अब देखिए एक शब्द आ रहा है मैग्ना कार्टा, ये क्या है? तो मैग्ना कार्टा अधिकार पत्रों का एक ऐसा विपत्र है जो इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा, इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में वहां के सामंतों के दबाव में जारी किए थे। तो उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है। तो इंग्लैंड के राजा द्वारा, वो राजा जॉन द्वारा वो जारी किया गया था वहां के सामंत के दबाव में। इसीलिए क्वेश्चन हमारे यहाँ ये पूछा जाता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे भाग को कहते हैं, तो भाग 3 को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ मूल रूप से भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन था। शुरू में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी। तो पहले हम लोग 7 का नाम जान लेते हैं और फिर एक उसमें से मौलिक अधिकार ऐसा है जिसको बाद में विधिक अधिकार बना दिया गया है, यानी कानूनन अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग 7 के बारे में जानेंगे और फिर ये जानेंगे कि किस अधिकार को मूल अधिकार से फिर हटा दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। समता का अधिकार पहला अधिकार है, समता का अधिकार। इसको ढंग से याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम जो लिखे हैं अनुच्छेद लिखे हुए हैं, इसलिए लिखे हुए हैं कि हाईलाइटेड रहेगा और आप बार बार इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। तो चलिए देखिए, समता का अधिकार। समता का अधिकार चाहे समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णन है इसका। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें वर्णन है, तो 29 से 30 के बीच में वर्णन है। संपत्ति का अधिकार, इसका वर्णन किसमें है?
तो अनुच्छेद 31 में वर्णन है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन किसमें है जी? तो अनुच्छेद 32 में है। तो ये हमारा 7 मूल अधिकार हो गए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। फिर से एक बार देख लेते हैं। समता का अधिकार तो 14 से 18 हो गया। फिर स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 से 22 हो गया। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 23 से 24 हो गया। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 से 28। और 5वां देखते हैं। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार तो 29 से 30। फिर संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। देखिए यहां से एक क्वेश्चन, एक खास क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि किस व्यक्ति ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, इसको आत्मा क्यों कहा गया है? तो आत्मा इसलिए कि जितने हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसको लागू करने की शक्ति अनुच्छेद 32 में ही है। और देखिए, एक तो मौलिक अधिकार है ही अनुच्छेद 32, और उसके बावजूद इसी में पावर है, इसी में वो शक्ति है ताकि मौलिक अधिकारों को लागू करवा सके। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पूछ दे रहे हैं कि मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा हो तो फिर ये लागू हम कहां से करवा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट से करवा सकते हैं। कहां से? सुप्रीम कोर्ट से, यानी उच्चतम न्यायालय से, यानी सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है, लेकिन इसको हाई कोर्ट से भी हम लोग लागू करवा सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि आप इसे लागू करवाने के लिए पहले हाई कोर्ट में जाइए। अगर वहां से नहीं होगा तब वो खुद है ही सुप्रीम कोर्ट। बातें समझ में आ गई होगी। तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन लागू करवा सकता है, तो आप लोगों को 2 चीज याद रखना होगा, या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट। बातें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसी से संबंधित कि इसमें संपत्ति के अधिकार जो दिख रहा है अनुच्छेद 31 में, इसी को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया है। तो हमारे अभी वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या कितनी है? तो 6। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि मूल अधिकार कितने हैं, तो 6। अगर यह आए कि मूल अधिकार मूल रूप से कितने थे, तब 7 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अब आए कि मूल अधिकार की श्रेणी से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मूल अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत था? तो अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31। चलिए ठीक है, संभवतः समझ में आ गया होगा। अब यहां से एक क्वेश्चन एराइज होगा कि आखिर संपत्ति के अधिकार को हटाया गया तो कौन सा वो संशोधन किया गया था? तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि संपत्ति का अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 में था, उसको किस संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे हटा लिया गया। ठीक है, उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा लिया गया। कौन सा संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन 1978। और कौन सा कानून बनाया गया? तो इसे विधिक कानून बना दिया गया। ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि यहां से जब हटा लिया गया तो फिर उसको कहीं शामिल किया गया होगा ना? तो जी बिल्कुल। तो इसको कहां शामिल किया गया? तो इसी को उठा कर ले जाकर, क्योंकि इसका वर्णन कहाँ है जी? भाग 3 में न है मौलिक अधिकार का। तो इसी को उठा कर ले जाकर भाग 12 में, भाग 12 के अध्याय 4 में, भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत जोड़ दिया गया। फिर से एक बार सुनिए, इसको हटाया गया तो कहां ले गया गया? तो भाग 12 में, भाग 12 के अध्याय 4 के अंतर्गत
इसको जोड़ा गया और किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 300 के क के तहत जोड़ दिया गया। बातें समझ में आ गई। तो अब देखिए क्वेश्चन यहां से कैसे एराइज हो रहा है। क्वेश्चन एराइज होगा कि संपत्ति के अधिकार को किसके तहत जोड़ा गया, किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 300 के क के तहत इसको जोड़ दिया गया। ध्यान इस बात का एक रखना है, एक संपत्ति का अधिकार इसमें भी वर्णन है। हमारे स्वतंत्रता का अधिकार जहां है अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 में भी 7 अधिकार दिए गए हैं, तो इसमें भी एक संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार का वर्णन है, यानी उसका वर्णन है अनुच्छेद 19 के F के तहत वर्णन है। किसके तहत, अनुच्छेद 19 के F के तहत, तो उसको भी उसी में जोड़ लिया गया। यानी किसको किसको हटाया गया है जी, तो संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है, और इसमें भी संपत्ति का अधिकार एक पॉइंट था, क्योंकि ये अनुच्छेद 19 जो है ABCDE में बटा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, लिखे है ना ABCDEG, F नहीं लिखे हैं, तो वही F है संपत्ति का अधिकार, तो इसमें से भी उसको हटा लिया गया है। ठीक है, तो 2 चीजों को हटाया गया है, एक तो ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को हटा लिया गया, और एक अनुच्छेद 19 के F को हटा लिया गया है। ठीक है, किस संशोधन के तहत हटाया गया है, तो बिल्कुल जवाब वही होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे बातें। अब देख लीजिए अगला पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उन अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल की अगर घोषणा होती है तो 2 ही अधिकार छोड़ दिया जाता है, बाकी को निलंबित कर दिया जाता है, बाकी को स्थगित कर दिया जाता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 क्या है, तो देखिए इसमें दोष सिद्धि अनुच्छेद 20 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद 20 में वर्णन है कि कोई भी दोष सिद्ध व्यक्ति है उसी को राहत इसमें दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है, तो प्राण, इसको ऐसे समझेंगे कि आपको जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वर्णन है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वर्णन है अनुच्छेद 21 में। तो यही 2 अधिकार आपको दिए जाते हैं आपातकाल में। ठीक है, अब एक बात और है, यदि आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर हुआ हो तो अनुच्छेद 19 में जितने अधिकार दिए जाते हैं वो सब निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो भी अधिकार दिए गए हैं सब निलंबित कर दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 19 के कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं जी, तो देख लीजिए यहाँ बोलने का अधिकार या प्रेस की स्वतंत्रता ये निलंबित, फिर शांतिपूर्ण इकट्ठा होकर सभा करने का जो स्वतंत्रता है वो भी निलंबित, संघ बनाने की स्वतंत्रता वो भी निलंबित, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता वो भी निलंबित, देश की किसी भी क्षेत्र में रहने तथा बसने की स्वतंत्रता वो भी निलंबित, और कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता वो भी निलंबित कर दी जाती है। ठीक है, तो ये सारे अधिकार निलंबित हो जाते हैं अगर आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई है, तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई है तो। ठीक है, और देख लीजिएगा मौलिक अधिकार से बहुत सारे क्वेश्चन, प्रत्येक हम तो ये समझते हैं कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें यहाँ से क्वेश्चन एराइज नहीं होता, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ें, चाहे कोई भी एग्जाम, चाहे पीसीएस का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे अन्य कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी ये पूछे जाते हैं आपसे। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं कि अगला पॉइंट पर। तो यहां तक तो हो गया है, अब हमारा देखना है कि सबको पॉइंट वाइज हम लोग डील करेंगे, समझेंगे बात को कि समता का अधिकार क्या है। ठीक है, समता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ रही है, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। लिखा हुआ है समता का अधिकार, तो फिर अगर हम आपसे पूछे कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत है जी, तो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 14 में किस चीज का वर्णन है, ये देखते हैं।
तो राज्य सबके लिए एक समान कानून बनाएगा। यानी क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 14 में किस चीज का वर्णन है जी? तो कानून के समानता का वर्णन है। यानी कोई भी राज्य सबके लिए समान रूप से कानून बनाएगा, वो सब पर बराबर लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी के लिए अलग कानून आ जाएगा और किसी के लिए अलग आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बात की छूट है, दो व्यक्तियों को छूट इसमें है। किनको किनको है? तो राष्ट्रपति तथा राज्यपाल, इनको अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राहत प्राप्त है। ठीक है, तो ये जान लीजिएगा कि उनको क्या राहत प्राप्त है जी। तो वो जब तक अपने पोस्ट पर बने रहेंगे तब तक उन पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, कोई कानूनन कार्रवाई नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर रहते हुए। ठीक है, तो यही मतलब क्या है कि इन्हीं लोग, यही एक अपवाद है, बाकी लोग तो सभी लोग समान ही हैं। ठीक है, तो उन्हीं को राहत प्राप्त है। तो सबके लिए कानून, सबके लिए राज्य कानून बनाएगा। और देख लीजिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा कि राज्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है, तो राज्य का मतलब कोई स्टेट नहीं होता है। यहाँ राज्य का मतलब है संपूर्ण देश से होता है। इसका मतलब समझ गए ना, संपूर्ण देश से इसका मतलब होता है। संविधान में जहां जहां भी राज्य का चर्चा किया गया है तो किसी खास राज्य के बारे में आप लोग नहीं समझेंगे, ये समझेंगे कि ये संपूर्ण देश के लिए वो बात की जा रही है। चलिए अनुच्छेद 15 के अंतर्गत देखते हैं। तो राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए संविधान में यह वर्णन है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में इसी का वर्णन है। अनुच्छेद 16 में आते हैं। अनुच्छेद 16, प्रत्येक नागरिक को नियोजन तथा नियुक्ति में समानता। देखिए कोई भी देश में नौकरी हो तो उसमें प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को ये समान अधिकार है, चाहे वे किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। इसमें एक चीज का छूट है, जैसे कि प्रत्येक लोगों को समान तो अधिकार है, लेकिन छूट किसको है? अपवाद के रूप में ये है एससी, एसटी, ओबीसी। अब तो छूट के मामले में अगर देखा जाए वर्तमान संविधान का भी अनुसार जो अभी परिवर्तन हुआ, तो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकेंड सेक्शन जो होता है, वीकर सेक्शन होता है, तो उसको भी अब छूट मिला हुआ है। हालांकि सभी लोग जानते ही हैं कि 10% का भी छूट मिला हुआ है, ये जनरल कास्ट के लिए है। तो अपवाद के रूप में क्या है? एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन लोगों को छूट मिला हुआ है। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को नियोजन तथा नियुक्ति में समानता दी गई है, लेकिन इन लोगों को छूट मिला हुआ है। तो अब तो हम ये समझते हैं कि इस छूट सबको प्राप्त है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे जनरल हो। कुछ विशेष बात यहां हमें करनी है। ओबीसी में भी सबको छूट प्राप्त नहीं है, ओबीसी में भी सबको छूट प्राप्त नहीं है। तो देखिए एक आयोग 1979 में बना। 1979 में उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो उस समय बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग बना। बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग बना और उसी का संबंध ओबीसी कास्ट से है। बाद में 1990 में पीवी नरसिम्हा राव, बीपी सिंह, 1990 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है, तो उस समय ओबीसी को 27% की छूट प्राप्त होती है। किसी भी नियोजन में 27% की छूट प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें जब ये आयोग बना उस समय, तो उस समय कितनी जातियों को चिन्हित किया गया था इसके अंतर्गत? तो लगभग
3743 कितने जाति थे? 3743 ओबीसी। इतने कास्ट इसमें उस समय चिन्हित किए गए थे, समझ गए ना। तो मंडल आयोग के तहत ओबीसी को छूट की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन आया कि मंडल आयोग का गठन कब हुआ? तो 1979 में। और उसके बाद 1979 में उसके अंतर्गत कितने छूट मिला था? तो 27% मिला हुआ था। एक कब छूट मिल गया, मतलब रियल में एक कब लागू हो गया? तो 1990 में। कब? 1990 में ये लागू हो गया। उसके बाद तो इसमें एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो 27% छूट सबको प्राप्त नहीं होगा। एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर। यहां देखिए लिख लेते हैं क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी। देखिए क्रीमी लेयर का अगर हिंदी में, अगर इंग्लिश में समझाएंगे तो क्रीम का क्या मतलब होता है? मलाई। लेयर का माने क्या होता है? परत, यानी कि ये मलाईदार परत है। इसका हिंदी हो जाएगा मलाईदार परत, ये हो जाएगा अमलाईदार परत, अमलाईदार परत। ठीक है, यानी मलाईदार परत का मतलब क्या है? जिनका स्थिति बहुत अच्छा है तो उनको छूट नहीं दिया जाएगा। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? जिनकी स्थिति खराब है, दयनीय है, उनको छूट दिया जाएगा। बातें समझ में आ गई होगी। तो एक क्रीमी लेयर में जैसे इनकम इसके लिए मिनिमम इनकम का जो निर्धारण हुआ है 8 लाख है। सॉरी, नॉन क्रीमी लेयर के मिनिमम इनकम कितना निर्धारित किया गया है? 8 लाख। अगर आपका कमाई 8 लाख से, या आपके गार्जियन की कमाई 8 लाख से नीचे है तो आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे, और 8 लाख से ऊपर है तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। इसलिए अगर छूट लेनी है तो नॉन क्रीमी लेयर मतलब क्या है कि आपके लिए उपयुक्त है, और ये बिना छूट वाले हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये इनकम बेस्ड है तो इनको मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में भी वही बात है। तो जो जनरल कास्ट में क्या है कि उसमें भी जो वीकेंड सेक्शन है उनको छूट मिलेगा, और जो अच्छे सेक्शन वाले हैं उनको छूट नहीं मिलेगा। उसके भी इनकम जो है यही निर्धारित है 8 लाख। 8 लाख से इसमें भी जो नीचे वाले होंगे उनको नहीं मिलेगा, सॉरी मिलेगा, छूट मिलेगा। 8 लाख से ऊपर वाले जो इनकम वाले होंगे उनको छूट की प्राप्ति नहीं होगी। समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, तो अनुच्छेद 16 आप लोग समझ गए कि प्रत्येक नागरिक को नियोजन तथा नियुक्ति में समानता दी गई है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 17, इसके तहत छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। देखिए अनुच्छेद 17 में यह दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ समान है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। अगर फिर भी इसके बावजूद भी आप किसी से छुआछूत की भावना रखते हैं तो आप कानूनन दंड के अधिकारी हो रहे हैं। समझ गए। तो इसलिए अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। एक बात और है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता शब्द आता है, अस्पृश्यता, इसी का मतलब छुआछूत होता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है जी? तो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में आते हैं, इसके तहत उपाधियों का अंत किया गया है। अब देखिए जी, उपाधि का अंत अनुच्छेद किसके तहत किया गया है? 18 के तहत। तो पहले जैसे कि रियल में आपको कहीं से उपाधि, किसी देश के आप मान लेते हैं मशहूर आदमी हैं, और मान लेते हैं कि कोई देश आपको कोई उपाधि दे रहा हो, मान लेते हैं नाइटहुड की उपाधि मिल रहा हो आपको ब्रिटेन से आज के दौर में, तो आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। आप राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, और राष्ट्रपति कहेंगे कि नाइटहुड का उपाधि हम ले लें, तो कहेंगे यस तो लेना है, कह देंगे नो तो नहीं ले पाएंगे। समझ गए ना। एक बात और है, अगर मान लेते हैं राष्ट्रपति जी यस कह देते हैं, नाइटहुड का उपाधि
आपको मिल जाता है, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि नाइटहुड राम कुमार, नाइटहुड श्याम कुमार, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उपाधि को पहले नहीं दिखाना है, नाम के पहले। हाँ, इसी के तहत जैसे कि अंग्रेज लोग यहाँ देकर गए थे राय बहादुर, तो राज बहादुर, तो राजा साहब, तो दीवान बहादुर, ये सब उपाधियां मिली हुई थी। तो ये उपाधियां का इन उपाधियों को अंत कर दिया गया। इसलिए भी कर दिया गया क्योंकि अगर उपाधि का अंत नहीं किया गया होता तो प्रत्येक लोग आज के समय में भी समझते खुद को राजा है, कि राजा साहब कहलवाने के आदी थे, तो आज भी कहलवाते। तो इसलिए क्या है कि उसको अनुच्छेद 18 के तहत इसको हटा दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसी के तहत, अनुच्छेद 18 के ही तहत, भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री पुरस्कार, मतलब क्या है कि भारत सरकार देती है। कौन कौन पुरस्कार? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार देती है। ठीक है। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत सेना भी, भारतीय सेना भी परमवीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और एक और छूट रहा है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और एक है वीर चक्र। एक कौन है? वीर चक्र। तो ये 3 पुरस्कार इसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कब से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, तो 1954 से। क्वेश्चन आएगी भारत रत्न कब से दिया जा रहा है, तो 1954। पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब 1954 से इसमें दिया जा रहा है। ठीक है। तो ध्यान दें कि ये सब पॉइंट लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको ध्यान पूर्वक समझें। हो सके तो कॉपी में नोट डाउन उसको करते चलें, क्योंकि कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो बातें याद हो जाएंगी। क्योंकि बोर्ड पर बातें जो लिखी गई है वो केवल हिंट के लिए लिखा गया है उसका, क्योंकि जितनी बातें मैं इसको डिटेल में मैं बता रहा हूं, अगर मैं लिखता तो लिख ही नहीं पाता। ठीक है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ें और कॉपी में हो सके तो इसे नोट डाउन करें, ताकि आपको बाद में सहूलियत हो। अब चलिए हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार को आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 19 से 22 में किया गया है। किसमें? 19 से 22 में। अब देखिए अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 19 के एफ को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। चूंकि ये तो पहले ही हम बता चुके हैं यहाँ ही जब समझाए थे 44वां संविधान संशोधन के बारे में, तो इसके बारे में हम बताए थे कि 19 के एफ को भी उसी में हटा दिया गया है। ठीक है। तो इस पर विशेष चर्चा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हाँ, चर्चा कहाँ करेंगे हम लोग, तो अनुच्छेद 19 के ए बी सी, इसको ढंग से याद रखेंगे बाबू, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। 19 के ए तो कई बार पूछा जा चुका है आपसे। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अनुच्छेद 19 के ए में किसका वर्णन है जी, तो बोलने के अधिकार, चाहे प्रेस की स्वतंत्रता। नहीं तो क्वेश्चन आएगा कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत मिली हुई है, तो अनुच्छेद 19 के ए के तहत। चाहे बोलने का अधिकार, आपको बोलने का अधिकार किसके अंतर्गत मिला हुआ है, अनुच्छेद 19 के ए के तहत। बोलने का अधिकार कहने का मतलब है सरकार की आप आलोचना भी कर सकते हैं, किसी के भी आलोचना कर सकते हैं। आपको कोई मतलब क्या है कि आप पर कोई धारा वारा नहीं लग सकता है। आलोचना अगर कर रहे हैं, सरकार की ही नीतियों का आलोचना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सरकार आपको दंड देगी, ऐसा कुछ नहीं है। यही आपको अधिकार प्राप्त है। और इसी के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि पेपर में कार्टून बनाया गया होता है, कमेंट में कार्टून बनाया गया होता है, तो वहां लिखा गया होता है कि अभिव्यक्ति का अधिकार है। चाहे कोई भी व्यक्ति एडिटोरियल पेपर में देखिएगा, एडिटोरियल जहां लिखा गया होता है और सरकार के विरुद्ध कोई बातें लिखी होती है, तो ध्यान रखें कि इसकी जिक्र किया गया होता है कि अनुच्छेद 19 के ए के तहत
मतलब क्या है कि ये छूट प्राप्त है, इसी की चर्चा वहां की गई होती है। आप लोग देखेंगे और ध्यान देंगे और पेपर पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे तो वहां लिखा गया होता है। तो चलिए, प्रेस की स्वतंत्रता 19 के ए के तहत, चाहे बोलने की स्वतंत्रता, चाहे अभिव्यक्ति का अधिकार 19 के ए के तहत दिया गया है। शांतिपूर्वक इकट्ठा होकर सभा करने की स्वतंत्रता है आपको। आप बिना हथियार की शांतिपूर्ण इकट्ठा होकर मतलब क्या सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि सी में किसका वर्णन है जी, तो संघ बनाने का अधिकार। आपको संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या कर सकते हैं आप? क्लब बनाइए, राजनीतिक पार्टी बनाइए, चाहे समिति बनाइए, ठीक है। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है आपको अनुच्छेद 19 के सी के तहत। उसके बाद है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद डी के तहत, 19 के डी के तहत देश के किसी भी कोने में आप जाएं, आए, यात्रा करें, इसके तहत आपको छूट की प्राप्ति है। अनुच्छेद 19 के ई के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में रहने तथा बसने की स्वतंत्रता है आपको। आप कहीं भी इंडिया के किसी भी पार्ट में जाकर रह सकते हैं, वहां जमीन खरीद के बस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जम्मू एंड कश्मीर पर एक अपवाद था कि वहां आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन अब तो आप लोग जान गए कि धारा 370 और 35A जैसे वहां के कानून हट गए हैं, इसलिए अब आप वहां भी जमीन खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देश के किसी भी क्षेत्र में रहने तथा बसने की स्वतंत्रता है। अभी पुराने किताबों में यहाँ लिखी गई होगी कि जम्मू एंड कश्मीर पर ये वाला कानून नहीं लगता है, लेकिन अब आप लोग जान लीजिए, क्योंकि अब वहां से धारा हट गई है 370 और अनुच्छेद 35A हट गया है, इसलिए अब यहाँ आप वहां भी जमीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रह सकते हैं, बस सकते हैं। अब ये लास्ट पॉइंट है कि कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो जी के तहत, अनुच्छेद 19 के जी के तहत आप कोई भी व्यापार करें, जीविका चलाने के लिए ये आपको स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। इसी के तहत हम लोग अनुच्छेद 19 को कंप्लीट किए। अगला एपिसोड में अनुच्छेद 20, 21, 22 हम लोग फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि अब स्पेस इसमें नहीं रहा। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही आप लोग लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करें। अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लिखिए कि आपको अच्छा लग रहा है, ताकि इससे हम भी और ऊर्जावान होंगे और हमको भी अच्छा फीलिंग होगा कि मेरी मेहनत सार्थक हो रही है, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद रहेगी कि आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से बातें समझ में आ रही है। किताबों में तो ऑलरेडी ये सब लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन क्या है कि आप जहां तक एक बार किताब पढ़िएगा तो हो सकता है कि उतना आपको समझ में ना आए, लेकिन यहाँ प्रत्येक चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लोग उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को कैचअप कर सके, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी के तहत आज यही क्लास संपन्न होती है। और जो भी नए कैंडिडेट या स्टूडेंट हैं या जो भी मित्र हैं वो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसमें सहयोग करें, ताकि अधिक से अधिक मेरे भी चैनल से लोग जुड़े, लाभान्वित हों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक मेरी भी स्थान बन सके। चलिए, इसी के तहत हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।